हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के भाग 5 जिसमें संघ के बारे में वर्णन किया गया है और भाग 5 के अध्याय 1 में कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति को अध्ययन करने से पहले हम जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं, जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक देश की जो सरकार होती है, जो उस देश को चलाने का काम करती है, विधि व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है, तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है। जो उसका पहला अंग होता है उसको कहा जाता है विधायिका। विधायिका नाम से ही परिचित है, ये विधि बनाने का काम करता है। ठीक। दूसरा है कार्यपालिका। यह जो है, जो विधि बनी है उस विधि के अनुसार शासन का काम करता है। ठीक। और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? यह जांच करती है कि जो विधि विधायिका ने बनाया उसी के अनुसार कार्यपालिका द्वारा काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो उसके प्रति दंड का प्रावधान, ये सारा काम अर्थात न्याय और कानून का पालन हो रहा या नहीं, इसकी देखरेख का काम न्यायपालिका करती है। तो ये सरकार के 3 अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम सरकार को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी बहुत सारे राज्य मिल करके भारत बनता है। तो भारत में जो है 2 स्तर पे सरकार है। एक सरकार जो पूरे भारत के लिए कानून बनाने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं संघ सरकार या केंद्रीय सरकार। ठीक है। और फिर भारत में जो राज्य है, प्रत्येक राज्य की भी अपनी अपनी सरकार होती है। तो प्रत्येक राज्य की जो अपनी अपनी सरकार है उसको कहा जाता है राज्य सरकार। तो जिस राज्य की सरकार है, जैसे बिहार की है तो बिहार राज्य सरकार। ठीक। तो सरकार केंद्र स्तर पे भी है और सरकार राज्य स्तर पर भी है। तो केंद्र स्तर पे भी सरकार के कितने अंग हैं? 3 स्तर हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर हम विधायिका की बात करें, यानी जो विधि बनाती है, तो देखिए केंद्र स्तर पे संसद है और संसद भवन के क्या है? संसद भवन के 2 सदन हैं। तो 2 सदन के जो प्रतिनिधि हैं, ये दोनों सदन के प्रतिनिधि जो है कानून बनाने का काम करती है। और जो ये कानून बनाती है उस कानून पर अगर राष्ट्रपति महोदय का साइन हो जाता है तो वह कानून जो है लागू हो जाता है, ऐसा समझा जाता है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि केंद्र स्तर पे जो है विधायिका का काम कौन कौन कर रहा है? संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति। ठीक। उसी तरीके से राज्य स्तर पे विधायिका का काम कौन करता है? विधानमंडल का दोनों सदन अगर है तो, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद तथा उस राज्य के राज्यपाल, ये विधायिका का काम करती है। ठीक। फिर केंद्र स्तर पे हम बात करते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आ जाते हैं? वह पार्टी जो जीती हुई है, जो सत्ता में, यानी इस संसद में जो बहुमत प्राप्त पार्टी होता है, जिसकी सरकार बनी हुई होती है, जो सत्ता में होती है, वो तथा राष्ट्रपति और उसके अधीनस्थ जो पदाधिकारी होते हैं वो सब कार्यपालिका का काम करते हैं। मतलब जो कानून बनी है उसके अनुसार पूरे देश को चलाने, केंद्र स्तर का काम क्या होता है? पूरे देश के स्तर पे देश चलाने का काम होता है। ठीक। अब देश उस विधि के अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है, वो न्यायपालिका का काम होता है। ठीक है। तो चलिए, इसको समझने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति कहाँ पे आ गए, देखिए जो कार्यपालिका है जिसको हम लोग संघीय कार्यपालिका बोलेंगे, तो संघीय कार्यपालिका का ही अंग हो गए कौन, राष्ट्रपति। तो चलिए हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। संविधान के भाग 5 जिसमें संघ और उस संघ निकाय के अध्याय 1 में कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन मिलता है। तो राष्ट्रपति के बारे में संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक विवरण किया गया है। तो सबसे पहले हम एक नज़र में देख लेते हैं अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या बातें कही गई है। तो अनुच्छेद 52 इसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक। 53 में क्या कहा गया कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, यानी संघ केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में किन बातों, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा, इसके बारे में बोला है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति होगी वो कैसी होगी, यानी किस पद्धति से राष्ट्रपति को चुना जाएगा, इसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 55 में मिलती है, ठीक। फिर से देखते हैं 52 से 55 तक। 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद होगा। 53 कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। और 55 निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, किस तरीके से निर्वाचन होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पद अवधि 5 साल की होगी। अनुच्छेद 56 में पद अवधि के बारे में, कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कोई राष्ट्रपति एक बार बना फिर से वह राष्ट्रपति बनेंगे, यानी फिर से वो निर्वाचित होंगे, उसके लिए क्या क्या पात्रता चाहिए, वो कैसे फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसके बारे में अनुच्छेद 57 बात करती है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का निर्वाचन के योग्य है, इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में अनुच्छेद 58 बताती है, ठीक। तो फिर से हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति की कार्यकाल कितना रहेगा, 5 साल। 57 क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए क्या क्या चाहिए। 58 क्या है, कोई निर्वाचन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त, यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे आ गया है, तो वह राष्ट्रपति के पद पे आया है तो उसका लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में है तो क्या वह राष्ट्रपति के पद पे आ सकता है, या कोई व्यक्ति पहले से ही राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा का सदस्य है तो क्या वह राष्ट्रपति के पद पे रह सकता है, तो किस स्थिति में क्या शर्त होगी इस अवस्था में, इसके बारे में अनुच्छेद 59 बताता है, ठीक। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ और प्रतिज्ञा ली जाती है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्थात राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, जिसे महाभियोग कहा गया है, ठीक। और अनुच्छेद 62 जो है, राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है और कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति है जिसमें कि राष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उस अवस्था में जो है राष्ट्रपति का कार्यवार कैसे किया जाएगा, इसके बारे में अनुच्छेद 62 में बताया गया है, ठीक है। तो अब इन्हीं सब अनुच्छेदों को विस्तार से हम लोग समझेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ के इसे याद कर सकते हैं। इसको हम लोग समझते हैं 1 बाय 1 करके। देखिए, संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका में मुख्यतः शामिल होते हैं कौन कौन, राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, यानी जो केंद्र स्तर के कार्यपालिका होते हैं उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ये शामिल होते हैं संघीय कार्यपालिका में। ठीक है, भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। यानी कार्यपालिका जो कार्य कर रही है उसकी संपूर्ण शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। और यह अनुच्छेद 53 बताता है। नेक्स्ट क्या है? भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था है यानी संसद है, और संसद में क्या है? 2 सदन है, और वो 2 सदन के वो 2 सदन में ही वो 2 सदन से ही जिस पार्टी का बहुमत ज़्यादा होता है उससे मंत्री परिषद बनता है। और ये जो मंत्री परिषद होते हैं ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा यानी जिसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि गए होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह हो जाएगा लोकसभा के प्रति, राज्यसभा नहीं, लोकसभा के प्रति। ठीक, एक क्वेश्चन इसी से संबंधित और बनती है कि कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रति। यानी कोई मंत्री अपने काम के लिए व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, लेकिन पूरा का पूरा मंत्री परिषद किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ठीक है, राष्ट्रपति देखिए संविधान में राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालिका बनाया गया है। राष्ट्रपति के शक्ति का पूरा उपयोग कौन करते हैं? राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल। इसीलिए प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, इसीलिए प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। यानी पूरा का पूरा जो शासन प्रशासन का काम होता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ही सलाह पे करते हैं। ठीक है, इसलिए प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है, जबकि राष्ट्रपति को संवैधानिक या नाम मात्र का कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति क्या है? एक संवैधानिक प्रधान है और राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, यानी जो राष्ट्रपति हैं उसको चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। ठीक, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को डायरेक्ट भारत की जनता नहीं चुनती है, बल्कि उसको चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल होते हैं। ठीक है, अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो देखिए इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं केंद्र स्तर में संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखें, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। वैसे ही जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी जो विधानसभा में चुने गए हैं सदस्य वो। और पुदुचेरी तथा दिल्ली ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहाँ पे विधानसभा है। तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये पांचों मिल करके निर्वाचन जो मंडल होता है उसका निर्माण करता है। तो राष्ट्रपति को चुनने का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभा, पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये जो है निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। ठीक है, अब ये जो निर्वाचित सदस्य हैं अर्थात वे सदस्य जिनको लोगों ने चुन के राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा में भेजा है, यानी लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। तो इस प्रकार की चुनाव पद्धति को, जिसमें कि लोग डायरेक्ट नहीं चुन रहे हैं राष्ट्रपति को बल्कि लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो इस प्रकार की चुनाव पद्धति को अप्रत्यक्ष
चुनाव पद्धति कहा जाता है, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को नहीं चुन रहे हैं। ठीक, तो उसी से संबंधित है यहाँ पे कि जो ये निर्वाचक मंडल है, इस निर्वाचक मंडल में सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, वैसे ही राज्य की विधानसभा में भी गवर्नर के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता है। तो निर्वाचक मंडल में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। ठीक, दूसरी बात, अब जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना है, उसके प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में इस निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य होने चाहिए। मतलब मान चलिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब उस व्यक्ति को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना है, तो उम्मीदवार बनाने के लिए इसके नाम यानी ये व्यक्ति बने, इसका प्रस्तावक 50 सदस्य होना चाहिए, वही लोकसभा या राज्यसभा में से। फिर अनुमोदक भी 50 होना चाहिए, मतलब उसको समर्थन देने वाला। पहले तो 50 मिल के बोले कि हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति बने, फिर और 50 ये बोले कि चलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ, तब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकती है। तो भारत में कोई बाउंडेशन नहीं है, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, अगली बात क्या है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, मैंने बताया निर्वाचन के 2 तरीका, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जिसमें जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और अप्रत्यक्ष जिसमें जनता के प्रतिनिधि जो है किसी अन्य को चुनते हैं, तो वो हो गया अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष चुनाव है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस प्रकार है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, अभी हम चुनाव जो किया जाता है उस चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। ठीक, अब जो चुनाव प्रक्रिया है यानी जो चुनाव की पद्धति है ना, वो एक विशेष प्रकार की पद्धति है और उसको कहा जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इतना नाम है उस पद्धति का। तो हम समझते हैं इसके सभी शब्दों को अच्छे तरीके से। प्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या मतलब हुआ कि जनता नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब हुआ कि देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन शामिल है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के प्रतिनिधि शामिल है ना। तो वो जो वोट दे रहे हैं प्रतिनिधि, उस वोट देने वाले प्रतिनिधि एक ही वोट देते हैं, लेकिन उसके एक वोट का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कोई विधायक है, वो बिहार का है, तो बिहार के विधायक एक वोट देंगे और उसके वोट का मान मान चलिए 5 लाख है। वैसे ही यूपी का कोई विधायक है, वो भी वोट देंगे, वो भी एक ही वोट देंगे, लेकिन उसके वोट का मान जो है वो होगा 10 लाख। तो ये इस तरीके से यानी उस राज्य की जनसंख्या के अनुसार जो है विधायकों का मत बांटा गया है। तो इसी चीज को कहा जाता है, इसी प्रणाली को कहा जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। मतलब जितने भी सांसद और विधायक मत दे रहे हैं उन सभी के मत का मान जो है वो अलग अलग होता है। ठीक, फिर क्या है जो अगली जो चीज़ है वो उसको बोलता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये क्या होता है, तो देखिए राष्ट्रपति की जो चुनाव होती है ना, उसमें मान के चलिए कि 3 व्यक्ति खड़े हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब इसको ये 3 व्यक्ति चुनाव में खड़े हैं। ठीक, अब इसको चुनने वाले यानी इसको वोट करने वाले कुल लोगों की संख्या मान चलिए 100 है। ठीक है, तो अब 100 लोग जो है इसको जब चुनेंगे ना, तो ये 100 लोग जो भी वोट देंगे ये तीनों को वोट देंगे। लेकिन वो किस तरीके से वोट देंगे, मान चलिए एक व्यक्ति है, वो बोलेगा कि हम चाहते हैं कि ये नाम का जो व्यक्ति है ना, ये नाम का व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बने। ठीक,
तो वही व्यक्ति जो है अपनी दूसरी प्रायोरिटी भी देगी। मतलब अगर ये नहीं बन सका है तो बी राष्ट्रपति बने, बी नहीं बन सका तो सी राष्ट्रपति बने। ठीक, मतलब जितने भी वोटर हैं वो अपना तीनों चॉइस वोट देगा कि हम सबसे पहले किनको चाहते हैं राष्ट्रपति बने, फिर किसको चाहते हैं राष्ट्रपति बने, फिर किसको चाहते हैं राष्ट्रपति बने। तो इस स्थिति में क्या होती है, कभी कभी मान के चलिए कि 40 व्यक्ति चाहता है कि ए राष्ट्रपति बने, ठीक, और 20 व्यक्ति चाहता है कि बी राष्ट्रपति बने, और 40 व्यक्ति चाहता है कि सी राष्ट्रपति बने। ठीक है, ये अपना फर्स्ट प्रायोरिटी में आदमी दिया है। तो हम क्या देखते हैं, जो फर्स्ट प्रायोरिटी में लोगों ने दिया, तो 40 लोगों ने अपने फर्स्ट प्रायोरिटी में ए को चुन लिया और 40 लोगों ने अपने पहली प्रायोरिटी में किसको चुन लिया, सी को चुन लिया। तो पहले राउंड में क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। ठीक, तब हम दूसरा चॉइस जो लोगों ने चुना है उसको काउंट करेंगे। जैसे मान चलिए दूसरी चॉइस में कुछ लोगों ने क्या दिया कि दूसरी चॉइस में 20 लोगों ने ए को चुना, दूसरी चॉइस में टोटल 50 लोगों को जो है 50 लोगों ने बी को चुना और 30 लोगों ने जो है सी को चुना। ठीक, तो देखिए पहले राउंड में क्या हो गई, पता ही नहीं चला कि किसको सबसे ज़्यादा मत मिला है। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा कि दूसरे राउंड यानी दूसरी प्रायोरिटी जो दी गई है उसको पहले प्रायोरिटी में जोड़ दिया जाएगा। यानी 40 और 20 कितना हो गया, 60, यहाँ 50 और 20 कितना हो गया, 70, और यहाँ पे 40 और 30 कितना हो गया, 70। तो क्या देख रहे हैं, दूसरी प्रायोरिटी यानी दूसरे प्रायोरिटी वाले को भी जोड़ने से ये दोनों बराबर हो गए। फिर जो है तीसरी प्रायोरिटी में लोगों ने किनको किनको चुना उसको काउंट किया जाएगा, और इस स्थिति में अंतिम रूप से जिसको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होगा वही जो है भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। अर्थात इसमें क्या होता है कि पहली पसंद जो है लोगों की, पहली पसंद अगर बराबर हो गई तो फिर दूसरी पसंद जो लोगों ने किया उसका मत पहली पसंद में क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसी पद्धति को बोला जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये थोड़ा पेचीदा है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या हो गई, पहली तो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक, तो ये हो गया राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति। बढ़ते हैं हम लोग अगली ओर। अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। अब यदि निर्वाचन में किसी प्रकार का विवाद होता है तो इस विवाद का निपटारा जो है वह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक, यानी निर्वाचन वैध है कि अवैध है इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो चुका है वह अपने पद पे 5 वर्ष तक आसीन रहेगा जब तक कि वह खुद त्याग ना दे या उस पे संवैधानिक उल्लंघन के आरोप में महाभियोग न लगाया जाए, तब तक वह अपने पद पे 5 वर्ष तक रहेगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 56 करता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति चुनाव में जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं, राष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पहले उसे शपथ दिलाई जाती है, और यह शपथ जो है अर्थात राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए खड़े होंगे उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या याद रखनी है, राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 में है। और क्या क्या योग्यता है, तो पहली बात वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य होना चाहिए, यानी वह ऐसा हो ताकि जिसे लोकसभा में निर्वाचित किया जा सके। ठीक, चौथी क्या है, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं कहने का मतलब हुआ कि वह किसी भी सरकारी
पद पे आसीन नहीं हो। ध्यान देना है, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पे हो या संघ या राज्य मंत्री परिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसके अलावे अगर वो किसी भी सरकारी पद पे है तो वह लाभ का पद माना जाएगा और ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव लड़ने से पहले उसे अपने पद का त्याग करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 77 का 1 यह बताता है कि भारत सरकार की समस्त कार्रवाई यानी भारत सरकार जो भी काम करता है वह राष्ट्रपति के नाम पे करता है। यानी काम हो रहा है राष्ट्रपति के नाम पे, लेकिन वास्तव में काम कर कौन रहा है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। ठीक, अनुच्छेद 77 का 3 यह कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन करेगा। जैसे देखिए अनुच्छेद 77 के 3 में क्या, जैसे विभिन्न सरकार का विभिन्न विभाग जैसे होता है ना, विभिन्न विभाग होते हैं जैसे रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, तो ये काम सुचारू रूप से हो तो मंत्रियों में इस मंत्रालय को बांटने का काम राष्ट्रपति करता है ताकि सरकार का काम सुलभ तरीके से हो। यह अनुच्छेद 77 के 3 में दिया गया है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद से कैसे हट सकता है। तो एक तो प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल पूरा हो गया, वह चुनाव में खड़ा नहीं हुआ तो फिर वो ऐसे ही पद से हट जाएंगे। 5 साल के पहले अगर वो हटना चाहे तो वो त्याग दे करके हट सकता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अर्थात उपराष्ट्रपति के नाम अपना त्यागपत्र दे करके पद से हट सकता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो है इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा कि राष्ट्रपति ने अपने पद से हटने का त्यागपत्र हमें सौंपा है। इसका वर्णन अनुच्छेद के 56(2) में दिया गया है। ठीक है, और दूसरी और जो अति महत्वपूर्ण है, 5 वर्ष के पहले अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाया जाएगा और यह जो है अनुच्छेद 61 के तहत। तो राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 के 1 में वर्णित है। और महाभियोग कब लाया जाएगा, तो यह अनुच्छेद 1 में है और वह है यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तभी राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाया जाएगा। और यह कैसे होती है महाभियोग की प्रक्रिया, अब हम लोग उसको समझते हैं। ठीक, तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। ठीक, देखिए राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधान के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन में, देखिए संसद का 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, तो अगर ऐसा संसद का कोई सदन पाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो संसद का दोनों में से कोई भी सदन जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव ला सकता है कि हम जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना चाहते हैं। लेकिन यह प्रस्ताव लाने के लिए भी यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव अगर लोकसभा में आती है या राज्यसभा में आती है, जिस भी सदन में आती है, उस सदन के 1/4 अर्थात 25% सदस्य का हस्ताक्षर उस पर होनी चाहिए और इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होगी। ये तो हो गई कि अगर महाभियोग प्रस्ताव लाना है। अब मान के चलिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया अनुच्छेद लोकसभा में। ठीक है, तो अब उस पर बात विचार होगा और लोकसभा का अगर 2/3 सदस्य यानी लोकसभा के कुल सदस्य को 3 भाग में बांट दे तो उसमें से अगर 2 भाग यह सुनिश्चित कर दे, यह समर्थन कर दे कि हाँ राष्ट्रपति ने संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया है तो उस सदन अर्थात लोकसभा से उस प्रस्ताव को पारित माना जाएगा और तब वह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तो यहाँ
दूसरे सदन में कौन किस में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा का भी अगर 2/3 सदस्य यह पारित कर दे, पहले वो जांच उच करेगा, उसके बाद अगर उसको यह संतुष्ट हो जाता है कि हाँ राष्ट्रपति ने संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया है और उसका 2/3 बहुमत अगर इस समर्थन में आ जाता है, तो उसी दिन से देखिए क्या हुआ, लोकसभा के भी 2/3 सदस्य ने पाया कि राष्ट्रपति ने क्या किया, संविधान का उल्लंघन किया है और इसका समर्थन दिया। राज्यसभा के भी 2/3 सदस्यों ने इसके पक्ष में समर्थन दिया कि हाँ राष्ट्रपति ने जो है संविधान का उल्लंघन किया है। तो उसी दिन से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा, यानी जिस दिन दोनों सदन से ये बातें सुनिश्चित हो जाती है कि राष्ट्रपति ने उल्लंघन किया है संविधान का, उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा और इस तरीके से जो है महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या याद रखनी है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग किस सदन में लाया जा सकता है, तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक, लाने के लिए क्या चाहिए, तो 2 चीज़ें चाहिए। पहली कि महाभियोग प्रस्ताव पर 1/3 सदस्य का हस्ताक्षर होनी चाहिए और दूसरी महाभियोग प्रस्ताव के बारे में राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जानकारी देनी होगी। ठीक, अब दूसरी चीज, महाभियोग प्रस्ताव जो है एक सदन से पारित माना जाएगा जब 2/3 सदस्य समर्थन दे देगा, दूसरे सदन से भी पारित माना जाएगा जब 2/3 सदस्य उस सदन का भी क्या कर देगा, समर्थन दे देगा। इस तरीके से महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और राष्ट्रपति को 5 वर्ष के पहले ही अपने पद से हटना होगा। ठीक है, अब जब राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया गया है तो राष्ट्रपति का पद कितने समय तक खाली रह सकता है, तो देखिए इस अवस्था में क्या होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति की रिक्त पद को भरना आवश्यक है, अर्थात 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बातें क्या है कि जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है, अर्थात जब एक राष्ट्रपति का पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का हो गया है, उसके बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा तब तक जब तक कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो करके अगला राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता है। ठीक है, तो जो है अंतराल ना हो पाए, यानी राज अंतराल ना हो पाए, इसीलिए राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद भी पद पे तब तक बना रहेगा जब तक कि अगला राष्ट्रपति चुन करके नहीं आ जाता है। ठीक, और इस दशा में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए कुछ आकस्मिक स्थिति, कैसी आकस्मिक स्थिति, यानी किसी कारणवश जो है राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है अनुच्छेद 70 में यह कहा गया है कि संसद जैसा चाहे वैसा प्रावधान कर सकते हैं राष्ट्रपति कार्य के निर्वहन के लिए। तो संसद ने जो है एक अधिनियम बनाया, मतलब एक कानून बनाया, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, और इसमें कहा गया कि अगर राष्ट्रपति नहीं है और राष्ट्रपति के पद पे कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अगर वो भी नहीं है तो उसके अधीनस्थ जो भी न्यायालय के वरिष्ठतम, यानी जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, वो जो है राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादन करेंगे, अर्थात राष्ट्रपति के कार्यों को करेंगे। यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 70 के तहत किया गया संसद द्वारा, राष्ट्रीय राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत। तो इस तरीके से क्या निकल के आया कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसका काम उपराष्ट्रपति, अगर वो भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो जो है राष्ट्रपति के कार्यों को करेंगे। ठीक,
चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के संबंध में। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो पद पे है, तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन यानी महीने में उसको 5 लाख रुपया मिलता है, यानी 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का जो वेतन है उस पर किसी प्रकार का आयकर नहीं लगता है। ठीक, राष्ट्रपति को निःशुल्क रहने का स्थान, अभी जैसे राष्ट्रपति भवन है रायसीना पहाड़ी पे, तो राष्ट्रपति को निःशुल्क रहने का स्थान और संसद द्वारा स्वीकृत भत्ता यानी जो दिनचर्या खर्चा होता है जितना संसद सुनिश्चित करे वो मिलता है। ठीक, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन तथा भत्ते जो कि संसद द्वारा निर्धारित किया गया उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, और राष्ट्रपति अगर अपने पद से रिटायर हो गए हैं तो राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में प्रत्येक साल 9 लाख रुपया दिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के संबंध में वेतन और भत्ते हैं। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति पद से संबंधित जो भी प्रावधान है उसके बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ा है। अब इसके अगली वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो से संबंधित जो MCQ है वो अवश्य रूप से लगाइएगा, तभी जाके इस तथ्य पे आपकी अच्छी पकड़ बन पाएगी, वैसी पकड़ जिसका उपयोग आप परीक्षा एग्जाम में, आप एग्जाम हॉल में कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।